नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सीमा आपकी दोस्त फिर आप सबके साथ आज कोरोना तो ऑब्वियसली चल रहा है, डायबिटीज भी हमारी चल रही है। कोरोना में हमें ये भी मालूम है कि लंग्स इन्वॉल्व होते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन उन लोगों को क्या जिनको ऑलरेडी लंग्स की दिक्कत है, यानी कि जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, चाहे वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि जो लोग सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को मैं आज नहीं ये बता रही कि कोरोना में उनका क्या ट्रीटमेंट करना है, बट बेसिकली मोर और लेस जो मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ वही कोरोना में तो चलेगा ही चलेगा। कोरोना में तो वो ट्रीटमेंट चलेगा ही चलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप उसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, बिकॉज अगर मैं सोचूं कि सिर्फ फार्माकोथेरेपी उसका ट्रीटमेंट है तो दैट इज ओनली जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंटायर स्पेक्ट्रम। सीओपीडी जो बीमारी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसका छोटा सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन देती हूँ। उसके बाद आज इसकी फार्माकोथेरेपी पे थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा लिंक कर लेंगे कोविड के साथ, तो दैट मेक्स आवर वीडियो फॉर टुडे। तो सबसे पहली बात है सीओपीडी, यानी कि नाम खुद बता रहा है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक है ये बीमारी, ऑब्स्ट्रक्शन है, लंग्स में है, पल्मोनरी यानी कि लंग्स में है। तो इसमें क्या है कि जो आपका एयरवे है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो उससे क्या होगा, आपकी एयर फ्लो लिमिटेशन होगी, यानी कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी। जब भाई ये जो सांस की नली है, अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, इतनी जगह बची, तो ऑब्वियसली सांस लेने में दिक्कत तो होगी। तो अब हमको देखना है कि ये सांस लेने में दिक्कत किस तरीके की होती है। तो देखा जाता है कि जो सीओपीडी के मरीज हैं, सबसे पहली बात है कि ये मरीज 40 से ऊपर की उम्र के होते हैं, एंड मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 50 या 55 ईयर्स जिनको सांस की दिक्कत आती है, उनको कैटेगराइज करते हैं हम सीओपीडी में, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। तो एज हो गई एक। दूसरा, इनके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, खांसी है इन लोगों को, लेकिन इनकी खांसी में बहुत बलगम आती है, उसको हम कहते हैं कोपियस स्पूटम, यानी कि बहुत सारी बलगम आती है। वो जो बलगम है वो सिर्फ म्यूकस भी हो सकती है, वो म्यूकस के साथ पस भी हो सकती है, यानी कि म्यूकोप्यूरुलेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये हुई खांसी की बात एंड प्रोडक्टिव कफ की बात। ठीक है, अगर वो प्यूरुलेंट है या म्यूकोप्यूरुलेंट है, बलगम का रंग देख के हमको देखना पड़ता है कि ये इन्फेक्टिव है या नॉन इन्फेक्टिव है। अगर इन्फेक्टिव है तो हमको एंटीबायोटिक्स भी ओवर एंड अबव द अदर ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं। अदरवाइज देयर इज नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द सीओपीडी पेशेंट, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जब उनको बैक्टीरियल, वायरल या विच इज सुपर इम्पोज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार भी आता है, बलगम का रंग बदल जाता है, यानी कि नॉर्मली जो बलगम होगी वो सफेद रंग की होगी, बट अगर वो सफेद रंग से बलगम का रंग आपका हरा आ रहा है या पीला आ रहा है, तो उस टाइम पे हम उन मरीजों को एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, और अलॉन्ग विद द अदर फार्माकोथेरेपी व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग सून नाउ। ये हो गई। दूसरी है डिस्निया। डिस्निया यानी कि सांस लेने में दिक्कत। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो सीओपीडी के पेशेंट है ना, इनकी जो एयर फ्लो लिमिटेशन है, यानी कि जो सांस की जो लिमिटेशन है सांस लेने की, वो परसिस्टेंट है। आस्थमा की तरह नहीं है। आस्थमा में तो कुछ वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन और एक्सपीरेटरी है, यानी कि जब आप एक्सपायर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उस टाइम पे लिमिटेशन है। लेकिन सीओपीडी में हर वक्त परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन है। इवन अगर आप ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद रिवर्सिबिलिटी चेक करेंगे तो सीओपीडी के पेशेंट्स में कोई जादू नहीं होने वाला, कोई रिवर्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं आने वाली। तो जिनको सीओपीडी है उनको हम समझा देते हैं कि लंग्स का फंक्शन डिक्लाइन करेगा, बिकॉज इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। लंग्स का फंक्शन डिक्लाइन तो करेगा, पर हमको
को ये ध्यान रखना है कि वो धीरे डिक्लाइन करे, तेजी से ना करे। तो सीओपीडी के मरीज में हमारा कर्तव्य क्या है एज ए डॉक्टर, किस तरीके से मरीज को हाउ कैन वी हेल्प द पेशेंट आउट। ठीक है, दवाइयाँ आप देंगे, दवाइयाँ तो कोई भी देगा। सबसे पहली बात है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करो। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अच्छी होगी? उसको सांस लेने में दिक्कत ठीक होएगी, उसकी खांसी ठीक होएगी तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक होएगी। मैंने बोला अगर इन्फेक्टिव है स्पूटम तो आप एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर म्यूकस नहीं निकल रही है तो हम थोड़े म्यूकोलाइटिक्स देते हैं जो कि म्यूकस को सॉफ्ट करके लंग्स में से निकाल देते हैं। अगर खांसी है, सिर्फ बहुत ज्यादा सूखी खांसी है तो हम एंटीटसिव्स भी देते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, मैं धीरे धीरे करके उन वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन सीओपीडी के पेशेंट्स में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है ना। सो दे हैव अ डिक्रीज एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी और इन मरीजों को हमको एंटीऑक्सीडेंट्स देने पड़ते हैं और देने चाहिए भी। ठीक हो गई ये मोटी मोटी बात। दूसरी, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इनकी अच्छी करके रखनी है, दूसरी ये ध्यान रखना है कि ये डिजीज आगे प्रोग्रेस ना करे, यानी कि वी हैव टू हैम्पर द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। बीमारी, क्योंकि ये बीमारी प्रोग्रेसिव है ना, तो हमको ये कोशिश रखनी है कि इसको हैम्पर करो कि ये प्रोग्रेशन ना कर सके। तीसरी, सीओपीडी का जो हुआ है एक्ससरबेशन बहुत होते हैं। एक्ससरबेशन से मेरा मतलब है कि मतलब बहुत सिवियर सा आ जाता है, तो वो एक्ससरबेशन आपको रोकना है कि मरीज उस स्थिति तक या उस सिचुएशन तक ना पहुंचे जब सीओपीडी की एक्ससरबेशन हो जाए। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीओपीडी इज अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि ये बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर देता है, बहुत सारे सिस्टम्स में इन्फ्लेमेशन होती है, तो हमको इसकी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को कम करना है। जो भी सीओपीडी में डेथ्स होती हैं वो बेसिकली दो रीजन से होती है, या तो एक्ससरबेशन से होती है या सिस्टमिक डिजीज से होती है। तो सिस्टमिक में कौन से सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेगा? आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, आपके इट इवन लीड्स टू मेंटल ट्रॉमा लीडिंग टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। COPD patient can present with you as a patient of anxiety and depression as well. Then इनको डायबिटीज भी हो सकती है, ये पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बन जाता है, यानी कि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, GRD, है ना, हार्ट डिजीज, लंग्स में ये निमोनिया में की तरीके से लंग मैलिग्नेंसीज। तो इन मस्कुलोस्केलेटल, मैंने बताया आपको कि मायल्जियाज हैं या ऑस्टियोपोरोसिस हैं, तो इन सब बातों का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है व्हाइल वी आर फॉलोइंग अप दीज पेशेंट्स। ये तो मैंने बहुत छोटी सी आज इंट्रोडक्शन दी है, जो मेरा मेन मुद्दा बताने का है। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक एक ड्रग एक एक बारे में बताती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा है, म्यूकस प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन तो खोलनी जरूरी है, तभी मरीज सांस ले पाएगा, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन खोलोगे तो क्या हुआ? डायलेटर्स हुए। तो डायलेटर्स का क्या नाम हो गया? ब्रोंकोडायलेटर्स हो गए। ठीक है, अब दो तरीके के ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। पहला है एंटी मस्करिनिक एजेंट्स, दूसरा है बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, अब जो एंटी मस्करिनिक ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं? ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देती हैं। उसको ब्लॉक करने से, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को जब ये ब्लॉक कर देती हैं तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने से रोक देते हैं, जो कि एसिटिलकोलिन की एक्टिविटी है, तो विच लीड्स टू ब्रोंको डायलेटेशन। अब दो तरीके के एंटी मस्करिनिक एजेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं लामा और सामा, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट। अब जो लामा ड्रग है ना, लामा कौन से होते हैं? टायोट्रोपियम है, ग्लाइकोपाइरोनियम है, एक्लिडीनियम है, यूमेक्लिडीनियम है।
जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये लॉन्ग एक्टिंग है, तो इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी हुई, ये अप टू 12 आवर्स लामास एक्ट करते हैं, 12 घंटे तक ये एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाम मैंने बता दिए कौन से होते हैं। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर जाके एक्ट करते हैं लामास, M1 और M3 रिसेप्टर्स पर। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब ये करते क्या है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रोकते हैं, यानी कि ब्रोंको डायलेटेशन करते हैं और म्यूकस सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियसली जब म्यूकस सिक्रीशन रिड्यूस हो गई, इन्फ्लेमेशन कम हो गई, एयरवे डायलेट हो गया, मरीज को सांस लेने में आसानी हुई, तो सिम्टम तो रिलीफ हुआ। अब ये बात हुई लामास की। अब आ गए सामास। सामास क्या होते हैं? सामास आर शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट या शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्करिनिक ड्रग्स। अब सामा में क्या आता है? सामा में आता है इप्राट्रोपियम। सामा किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाता नहीं है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। और सामा का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना हुआ? क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है तो ये लगाओ 6 से 8 घंटे का इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो गया। अब आए हम, अच्छा सीओपीडी में जो देखा जाता है ना, लामास आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है सीओपीडी का, जो व्यक्ति माइल्ड केस का आता है, उसमें सबसे पहला ड्रग जो दिया जाता है इनहेल्ड लामास दिए जाते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, सिम्टम्स बढ़ते हैं, लामा के साथ लावा ऐड कर देते हैं। फिर अगर एक्सेसरबेशन का डर लगता है तो फिर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ऐड कर देते हैं। फिर और कुछ डर आता है, यानी कि और बीमारी बढ़ रही है, तीनों से भी नहीं ठीक हो रही, लामा आईसीए से भी ठीक नहीं हो रही, फिर हम मिथाइल ज़ैंथीन्स पर चले जाते हैं। तो ये इनका बेसिकली ट्रीटमेंट का हिरार्की है। तो शुरुआत हमेशा लामा से होती है। अब आई बात लावास की। लावा क्या हो गए? लावास आर द ड्रग्स व्हिच एक्सेंचुएट द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन। इनका फुल फॉर्म क्या हुआ? लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ये है बीटा 2 एगोनिस्ट, ये एड्रेनलिन का एक्शन बढ़ा देते हैं। तो लावास कौन से हैं? साल्मेट्रॉल है, फॉर्मेट्रॉल है। तो लावा का एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होगा? 8 से 12 घंटे का। 12 घंटे तक लावा एक्ट करता है। अब आई बात, अच्छा लावा कैसे एक्ट करता है? इट प्रमोट्स द प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी, और प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी से क्या होगा? ब्रोंको डायलेटेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब आई बात साबास की। साबा जो ड्रग है ना, इसमें आता है साल्बुटामोल और लीवोसाल्बुटामोल। और ये देखा जाता है कि जो लीवोसाल्बुटामोल है वो मॉलिक्यूल साल्बुटामोल से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसकी डोज साल्बुटामोल से कम देंगे तो वो उतना एक्शन कर देगा जितना साल्बुटामोल करता है ना, ज्यादा ड्रग देने से। तो लीवोसाल्बुटामोल को देना कम है, एक्शन उतना ही होगा। कम देंगे तो जैसे कहते हैं ना, कम देंगे तो उसका रिएक्शन कम होगा, यानी कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे। क्योंकि साबास का जो साइड इफेक्ट है ना, वो टेकिकार्डिया यानी कि पैल्पिटेशंस और ट्रेमर्स, मतलब ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं और दिल की धड़कन, पैल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं। तो ये जो साबा है ना, ये रेस्क्यू ड्रग है। जहां सिचुएशन बहुत खराब होती है, फटाफट अगर आप साबा दे देते हो तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत आसानी हो जाती है। चाहे ये ड्रग लास्ट थोड़े टाइम के लिए करते हैं, यानी कि 4 से 6 घंटे तक ये लास्ट करेगा, बट इट इज अ गुड रेस्क्यू ड्रग, इसको कहते हैं, ये रेस्क्यू ड्रग है। फिर ये जो है ना लावास यानी कि बीटा एगोनिस्ट, इसमें एक और कैटेगरी है अल्ट्रा लावास। अल्ट्रा लावा में अब आता है इंडाकाट्रॉल, विलेंट्रॉल, है ना, ये सारी चीजें अल्ट्रा लावा में आ जाती हैं। अल्ट्रा लावा 24 घंटे तक एक्ट करता है। अच्छा, अब ये देखा जाता है, देखिए शुरुआत अगर आप एक ब्रोंकोडायलेटर से करते हैं, लामा से, ठीक है, लेकिन ये देखा जाता है कि अगर आप 2 ब्रोंकोडायलेटर्स अलग अलग कैटेगरीज के निकाल के वो मरीज को देते हैं तो उनका एक्शन थोड़ा ज्यादा बेहतर रहता है। तो
तो हम किन कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है? आपको लामा लावा कॉम्बिनेशन मिलते हैं, आपको सावा सामा कॉम्बिनेशन मिलते हैं, आपको अल्ट्रा लावा और लामा कॉम्बिनेशन मिलते हैं। लामा लावा कॉम्बिनेशन में आपको टायोट्रोपियम मिलेगा विद ग्लाइकोपाइरोनियम या फिर विद फॉर्मेट्रॉल भी मिलता है ना। और अल्ट्रा लावा और लामा में आपको मिलता है टायोट्रोपियम विद इंडाकाड्रॉल, है ना। और सावा सामा में आपको मिलता है लीवोसाल्बुटामोल या साल्बुटामोल प्लस इप्राट्रोपियम। तो ये हुई बात ब्रोंकोडायलेटर्स की। एंड ब्रोंकोडायलेटर्स आर अ मस्ट which need to be given to the patients with COPD because the main culprit is bronchoconstriction. So you have to open up the airways so that the patient starts relieving better. तो आज इस पे बात करी, कल हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, इनहेल्ड भी बात करेंगे और ओरल भी बात करेंगे। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू। कोविड के टाइम पर भी ये ब्रोंकोडायलेटर्स जिनको चल रहे हैं उनको बंद नहीं करने हैं, इनको लेते ही रहना है, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो ये COPD पेशेंट हैं, ऐसा नहीं कि दे आर प्रोन टू गेट, बट अगर इनको होगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड भी लंग में जाके हो रहा है और ये लंग में ऑलरेडी अगर दिक्कत है, इन्फ्लेमेशन अगर ऑलरेडी है, तो फिर ये ड्रग्स अपनी बंद नहीं करनी। कम से कम 1 महीने की ड्रग्स अपने पास रखें, ताकि अगर आपको कोविड हो जाए और आपको होम क्वारंटाइन करना पड़े तो यू नीड नॉट वरी अबाउट द ड्रग्स। आपके पास दवाइयाँ 1 महीने की कम से कम रखी हुई हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।